वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज इन कैमरा ब्रीफिंग जारी है कौमी सलामती के ऊपर और पाकिस्तान की तमाम बड़ी क़यादत जो है, सियासी और अस्करी जो है, वो इस वक्त एक छत के नीचे हैं। पार्लिमान में इजलास हो रहा है। आर्मी चीफ जो है वो हैं इसके अंदर, DGISI इसके अंदर है, DGISPR इसके अंदर हैं और पाकिस्तान के अहम तरीन लीडरान अपोजिशन लीडर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, नून लीग का वफद है, ये सब इसके अंदर मौजूद हैं। अगर कोई नहीं है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। कौमी सलामती के तरह अहम तरीन इशू पर वो मौजूद नहीं है। पूरी कैबिनेट मौजूद है, पूरी अस्करी क़यादत मौजूद है। वो मौजूद क्यों नहीं है, उसकी बहुत सी तावीलें हो सकती हैं। कुछ लोगों के नज़दीक वो बिज़ी थे, लेकिन फिर सवाल उठता है कि इतना भी इंसान क्या बिज़ी हो सकता है कि कौमी सलामती के इशू के ऊपर जो ब्रीफिंग हो रही है इसमें पूरी पाकिस्तान के नुमाइंदे मौजूद हैं और मुल्क का सबसे बड़ा नुमाइंदा जो है, नुमाइंदा ख़ास, नुमाइंदा आला, वज़ीर आज़म, वो मौजूद नहीं। तो ये भी वजह समझ नहीं आती। दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपोजिशन के साथ उनकी तौहीन है, वो समझते हैं इनके साथ किसी ब्रीफिंग में बैठना, क्योंकि शायद उन्हें कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़े, कोई प्यार मोहब्बत की बात करनी पड़े, कोई प्लीज़ करना पड़े। तो शायद प्राइम मिनिस्टर की ना डिक्शनरी में प्लीज़ है और ना उनके इंतखाबी मैंडेट को सूट करता है कि नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में वो अगर उनकी किसी भी तरीके से ताल्लुकात इनसे ठीक हो जाए तो फिर प्राइम मिनिस्टर के पास दिखाने को क्या है। एक एहतसाब का नारा है कि जी मैंने नवाज़ शरीफ, वैसे तो नवाज़ शरीफ को भी उन्होंने बाहर भेज दिया, लेकिन ये है कि मैंने इन पर ज़िंदगी तंग की हुई है, ये करप्ट हैं तो आप मुझे वोट दें। ये प्राइम मिनिस्टर को वोटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सूट करता है और किसी पॉइंट ऑफ व्यू सूट करता नहीं करता। ये करप्शन का नारा जो है ऑपोजिशन के ऊपर, ये उन्हें वोटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सूट करता है कि उन्होंने अवाम को पहले भी यही कहा कि आई एम द बेस्ट, मैं आऊँगा तो टैक्स आएगा, मैं आऊँगा तो बिजली आएगी। टैक्स का मैं बता दूँ, कल प्राइम मिनिस्टर वाविला कर रहे थे कि 3 साल लोगों की गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं है लोगों को और उनको टैक्स नहीं मिला। बिजली का ये पोजीशन है कि आज की बताऊं कि 24 घंटे में 18 घंटे, इवन पॉश इलाकों के अंदर 1 घंटे में 15-15 दफ़ा लाइट जा रही है, 15 दफ़ा लाइट आ रही है। दुनिया न्यूज़ का मैं आज देख रहा था 6 बजे का बुलेटिन, उसमें लोग रो रहे थे और उनमें से कुछ तो ये कह रहे थे जी ये नए पाकिस्तान की 24 घंटे लोड शेडिंग से पुराना पाकिस्तान ही बेहतर है जिसमें बिजली चल रही थी। तो प्राइम मिनिस्टर जो है उनको ये सूट करता है अपोजिशन से बात ना करें, लेकिन कहीं पे तो अपनी अना या इलेक्शन की जो आपकी जीतने की ख्वाहिश है उसको आप दबा के आवाम से मिल सकते हैं। लोगों का तज़िया हो सकता है और भी इसकी कोई वजह हो, लेकिन हम पूछ लेते हैं। हमारे बड़े इंपॉर्टेंट पैनलिस्ट आज मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब है, रऊफ़ क्लासरा साहब है, इरशाद भट्टी साहब है। सबसे सीनियर हमारे मज़हर साहब, अगर उनसे बात शुरू करूँ। मज़हर साहब, आज बड़ी अहम मीटिंग है कौमी सलामती की। प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं समझा इम्पॉर्टेंट, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। इससे पहले कश्मीर पे भी वो अपोजिशन के साथ नहीं बैठे थे। आपके नज़दीक ये इनका ना बैठना, ये इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आवाम को इमेज देना चाह रहे हैं कि मैं इन करप्ट लोगों के साथ इवन कौमी सलामती के इजलास में बैठने को इन कैमरा भी तैयार नहीं हूँ, या कोई और वजह जो आज प्राइम मिनिस्टर इतनी अहम तरीन मीटिंग में भी मिसिंग है? शुक्रिया कामरान। मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं बैठे, लेकिन उनका 3 साल का जो रवैया है वो यही बताता है कि वो अपोजिशन के साथ नहीं बैठना चाहते हैं। वो अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देते हैं, लेकिन फिर अपनी पार्लिमानी पार्टी के से कहते हैं, वज़रा से कहते हैं कि जी आप मुलाकात कर लें। बहुत ही मतलब मुझे बाद इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो अबव पॉलिटिक्स होते हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी का इशू है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री अगर इतने की इशू पर भी साथ नहीं बैठ सकते, उन्होंने जाके अपोजिशन से मुलाकात थोड़ी करनी थी। लेकिन एक मैसेज जो बाहर जाता है वो बड़ा मुख्तलिफ मैसेज जाता है। लगता ये है कि वो किसी भी इशू, जिस तरह अभी आपने कहा कि कश्मीर का इशू है, दूसरा देखिए बदर साहब, वजह क्या है इसकी? मतलब उनकी अना है या वोट लेना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम इनको बता के कि मैंने इनके साथ कभी भी नहीं बैठा क्योंकि ये बुरे लोग हैं? क्या वजह क्या है? देखिए, मुझे एटीट्यूड लगता है, मुझे एटीट्यूड प्रॉब्लम लगती है। देखिए, इवन अगर आप वो समझते हैं, ठीक है, आपका एक राइट है, आप समझते हैं कि ये करप्ट लोग हैं, अगर आप ये समझते हैं कि इनको यहाँ नहीं होना चाहिए तो फिर आप इनको ब्रीफिंग ही नहीं दिलवाते, नेशनल सिक्योरिटी की नहीं दिलवाते। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, नहीं है कि इनको क्यों ब्रीफिंग दी जाए। हाँ, बस तो फिर आप रूल करें। आपको रूल करने से तो कोई नहीं रोकता। आप ना फिर अपोजिशन को फिर एतमाद में क्यों आप आर्मी चीफ से कहते हैं कि आके, या DGISI से कहते हैं कि आके अब जो है सियासी क़यादत को ब्रीफिंग दें? ना दें। आप सबसे ज़्यादा आला हैं, सबसे आला मकाम पे बैठे हैं, आप फैसले करें, आपको कुली इख्तियार है फैसले का, आप लीडर ऑफ द हाउस हैं, आपके पास मेजॉरिटी है, आप सारे काम करते रहें। तो फिर ये फिर ड्रामा लगता है, ये फिर आप ड्रामा स्टेज कर रहे हैं कि आप खुद आउट हैं और बाकी लोगों से जाएं जी आप जाके ब्रीफ कर दें। ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की इंसल्ट है।
बिल्कुल ठीक। ये नेशनल सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशन की इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन है कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री मिसिंग फ्रॉम द ऑल इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। सर मैं आपसे 101% एग्री करता हूँ मदर साहब। रऊफ भाई, आपका क्या एनालिसिस है? जैसे मदर अब्बास साहब ने कहा कि एटीट्यूड प्रॉब्लम है, आपके नज़दीक क्या सिर्फ ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है? हालांकि जहाँ पे उन्होंने झुकना होता है, अब आप जहांगीर तरीन के इशू पे देखें वहाँ वो कैसे झुकते हैं, तो एटीट्यूड प्रॉब्लम क्या है? आप ज़रा हम समझाएं कि क्या और क्या वजह हो सकती है, या एटीट्यूड प्रॉब्लम ही है? आपने झुकने वाली बात बड़ी अच्छी की, उन्होंने आपने अभी मैं चले वहाँ से शुरू कर लेते। सिर्फ जहांगीर तरीन के मसले पे नहीं झुके, ये आपको याद होगा चौधरी परवेज अली साहब के मशरे पे भी झुके हुए हैं, जिनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, फिर उन्होंने डाकू के घर भी जाते थे, फिर उनको फ़ोन कॉल्स भी करते हैं। जहाँ पे इक़्तिदार ख़तरे में पड़ जाए तो खान साहब एक मिनट नहीं लगाते झुकने में। आपको याद हो खुरम लगारी, मैंने भी कभी नाम नहीं सुना था कि मुजफ्फरगढ़ से MP थे, वो खड़े हो गए थे, उन्होंने 2-4 TV शोज़ में उन्होंने बुज़दार साहब की गवर्नेंस और करप्शन पे बातें की, तो उनको वज़ीर आज़म साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस बुला के उनके साथ मुलाकात थी, चाय पानी पिया था। सो खान साहब ने जहाँ झुकना हो, तो बड़ी लंबी मैं इसकी मिसालें दे सकता हूँ, उनके साथ झुक भी जाते हैं, अपने उनके साथ अपोनेंट्स के साथ बैठ भी जाते हैं। लेकिन जो बात आपने अभी उन्होंने मज़र साहब ने किया या आपने किया, दोनों चीज़ें हैं कि उनमें एक आपका ऐसा एटीट्यूड प्रॉब्लम भी है, रूडनेस भी है, और एक एरोगेंस हमें नज़र आती है, जो कि एक आपको पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको हम्बल होना चाहिए। अल्लाह ने आपको सबसे बड़ा ओहदा दे दिया, आपने अपने दुश्मनों को, आपके पॉलिटिकल एनिमीज़ को आपने बीट कर दिया है। आप जरा तस्वुर करें, यहाँ पे ये कामरान भाई, आज यहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी होते, बेनज़ीर भुट्टो होती, नवाज शरीफ होते, राजा परवेज़ अशरफ होते, या शाहिद खकान अब्बासी होते, और वो आज इजलास में शरीक ना होते बीइंग द प्राइम मिनिस्टर्स, तो आज इमरान खान साहब अपोजिशन में बैठे होते, इनकी क्या गुफ्तगू वाविला मच रही होती एटीट्यूड होना था कि इस मुल्क की सॉवरेनिटी खतरे में है और आप आए नहीं। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। और इन्होंने कह देना था कि ये जनाब अमेरिकन एजेंट हैं, ये इंडियन एजेंट हैं, ये अफगानी एजेंट हैं। देखा इतने बड़े अहम इश्यूज़ पे बातचीत हो रही थी और इनमें से कोई नहीं आया, इन्होंने सीरियस नहीं लेते पार्लियामेंट को। और मुझे दुख से कहना पड़ता है कि यहाँ पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट को सीरियस नहीं लेते रहे, और बाद में जब पार्लियामेंट पे अजाब पड़ता है या खुद इन पे अजाब पड़ता है, फिर आके आ जाते हैं जमहूरियत का रोना रोने आ जाते हैं, हाउस की सॉवरेनिटी इनको याद आ जाती है। लेकिन जब ये खुद बैठे होते हैं, ये उस पर कोई एक भी इनका कोई ऐसा स्टेप या काम आपको नज़र नहीं आता। आपने जाना है, आपने बैठना है, आपने, और आपको ये पसंद नहीं है लोग, जैसे मजहर भाई ने अभी बात की है, तो फिर आप भी पार्लियामेंट छोड़ें, फिर बादशाह वाला रूल करें, फिर DGISI और उनके साथ आर्मी चीफ के साथ मिलकर 3 के ट्रैक है, मुल्क को चलाएं। और मैं समझता हूँ उनको भी उस पर हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनको भी ये बात करनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर से माजी में। अच्छा, आप एक और काम देखें मज़े का, जब वहाँ पर DGISI और ये आर्मी चीफ खुफिया मुलाकातें करते हैं या वैसे बुला लेते हैं, जैसे GB के मामले पे हुई थी, वो तो ओपन हुई थी, आपको याद होगा। जी। गिलगित बल्तिस्तान में जब उन्होंने ब्रीफिंग दी थी, तो उसमें आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं गए थे, जिसपे इन्होंने पूछा भी, शहरी रहमान साहब ने 2-3 दफ़ा कहा, और लोगों ने पूछा कि GB पे इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट आप हमें दे रहे हैं, ब्रीफिंग दे रहे हैं, वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर। ये जब इन्होंने यहाँ पे कोसार में जो ISI के मैस में इनकी हुई थी, वहाँ पे नहीं गए थे। और जब वहाँ से बातें निकली कि क्या गुफ्तगू हुई, कैसी गुफ्तगू हुई, तो बाद में TV शोज़ पे कहते हैं आर्मी चीफ को उनसे मिलने की क्या जरूरत थी। आर्मी चीफ वगैरह उनसे पूछे तो वो कहते हैं जनाब, आर्मी चीफ को खुद आगे कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। और बाद में टांट भी करते हैं, आर्मी चीफ को भी टांट करते हैं, DGISO को भी टांट करते हैं, या आपने मुलाकातें की, उन मुलाकातों से क्या निकला। सो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ आपका अपना एक स्टांस है, करप्शन पे है, पॉलिटिशियंस पे है, आपका उन पे है, आपका ऐसा अपोजिशन। कल उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, कल जो तकरीर की है NRO था जी, मैंने तो कहा था पार्लियामेंट को NRO दिया था कल, हाँ ऑपोजिशन को NRO दिया था जी। उन्होंने कल तो कोई जिक्र नहीं किया ना नवाज शरीफ ना जरदारी की करप्शन भी भूल गई, उन्हें यहाँ शहबाज शरीफ की भी भूल गई, जरदारी की भी भूल गई, और उसके बदले में उन्होंने एक ही डिमांड की थी, मुझे तकरीर करने दें और मैं आप लोगों का जिक्र नहीं करूंगा, और नहीं किया उन्होंने जिक्र। हाँ, सो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी बुरी रिवायत है। आप अपने आप को बिल्कुल, जैसे उन्होंने मज़हर ने सही कहा है, अपने आप को शहजादा समझ लिया आपने। ये कोई मतलब बादशाहत नहीं है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। आप लोगों को, आपको अपने लोगों ने वोट डाला है, उनको अपने लोगों ने वोट डाला है, उन पर हम भी तनकीद करते हैं, स्टोरीज करते हैं, स्कैम करते हैं, आप पे भी करते हैं। आपको कम अज़ कम इतनी बड़ी ब्रीफिंग में बैठना चाहिए था। अपने लोगों को ये आपने मैसेज दिया है जी कि मैं तो वो हूँ, अनटचबल हूँ, हम कोई बहुत बड़े, हम तो आप बहुत बड़े खुदा के वो हैं, मानने वाले हैं। बाकी लोग जो है ना, वो शायद कुछ चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड, जो वो एक इंग्लिश में टर्म यूज़ होती है, ये इस काबिल नहीं है कि इनके साथ बैठा जाएगा। अगेन ये अछूत लोग हैं, अछूतों को बिल्कुल। रऊफ साहब ये बड़ा देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कोई सवाल वहाँ पे उठेगा, तो भट्टी साहब जिस तरह रऊफ साहब फरमा रहे हैं, मज़हर अब्बास साहब फरमा रहे हैं,
प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे कोई सवाल अगर अपोजिशन ने करना होगा तो उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है उनको? क्या शाह महमूद कुरैशी उनको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा? और ये राह फरार है या ये राह एटीट्यूड है, एरोगेंस है, ये क्या है? भट्टी साहब, आपका अपना एनालिसिस क्या है? इतनी अहम मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नहीं है। देखिए, तीन बातें हैं। पहली बात, आपने एक तो भट्टी साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे सेहतयाबी आपकी है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, माशाल्लाह, आप बिल्कुल ठीक है जनाब। अब बस दुआ कीजिएगा कि परसों होपफुली मेरी सर्जरी है। अच्छा, अल्लाह और आपको एक हो गई है, एक है, तो बस दुआ कीजिएगा अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हाँ, तो पहली बात तो ये है कि एक वोटर सपोर्टर्स को खुश करने का बहाना ये अब इमरान खान साहब शुरू से कह रहे हैं ये सारे डाकू हैं, ये सारे चोर हैं, ये सारे लुटेरे हैं, नंबर 1। दूसरी तरफ से भी शुरू से ही वो कह रहे हैं कि ये जाली है, ये नकली है, ये सिलेक्टेड है, ये हवाई मैंडेट है, ये मुसल्लत किया गया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये अपना रवैया, उनका रवैया, उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम। नंबर 3 है किन के साथ बैठूं, यानी इमरान खान साहब इस हक में ही नहीं है कि इनको ब्रीफिंग्स दी जाए। ये आज मैंने 2-4 लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब की ख्वाहिश ही नहीं थी कि इनको ब्रीफिंग। तो सर, ये ब्रीफिंग किसने अरेंज की है? क्योंकि आप ये ब्रीफिंग्स बेसिकली ये अपोजिशन को, पूरी पार्लियामेंट को या पार्लियामेंट के सारे लोगों को एतमाद में लेने के लिए फ़ौज ने की थी कि अफगानिस्तान में इस वक्त क्या इश्यूज हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है, सब क्या इशू। हाँ, और यानी वल्लाह आलम बिस्सवाब अब क्या है, लेकिन जो 2-4 लोगों से मेरी बात हुई वो कह रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब, यानी जब आप देखें ना, कश्मीर पे एक साथ वाले कमरे में वज़ीर आज़म बैठे हुए थे, साथ वाले कमरे में वो ब्रीफिंग हो रही थी, नहीं पाए। GB पे वज़ीर आज़म साहब नहीं आए, कोरोना पे वज़ीर आज़म साहब नहीं इकट्ठे हुए, टड्डी दिल पे वज़ीर आज़म साहब नहीं इकट्ठे हुए। इवन वो जो अभिनंदन और बाकी सारा और फैटफ और नैब और किसी पे भी, दाखिला पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, किसी पे भी क्यों वो कहते हैं कि ये यूज़लेस लोग हैं, इनका कोई काम नहीं है, ये माफियाज़ हैं, ये लुटेरे हैं, ये डाकू हैं, ये पैसे के ज़ोर पर आए हुए हैं, इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना इनके साथ बैठने का कोई फ़ायदा है। अब वज़ीर आज़म साहब को बैठना चाहिए, बिल्कुल बैठना चाहिए। वज़ीर आज़म है, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, उनको बैठना चाहिए। समटाइम्स कभी कभी अपने आप से, कभी 24 घंटे में एक आध लम्हा अपने आप से मुल्क को बड़ा समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान बड़ा है, मैं उससे ज़रा छोटा हूँ। बड़ा आपने अच्छा जुमला बोला है, नहीं वज़ीर आज़म साहब यार, बड़ा अच्छा जुमला बोला है। कभी कभी ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर साहब से या उनकी अना से बड़ा है। ये बहुत अच्छा आपने जुमला बोला। अच्छा, ये जी बिल्कुल। भट्टी साहब, बात कंप्लीट होगी तो मैं फिर आगे चलूंगा, बताइए, फरमाइए। हाँ, तो इसलिए उनको आना चाहिए, बैठना चाहिए। बहुत सारे मामलात जो हैं उन पर उनको वो अपना स्टैंस वही रखें, कहें वो भी वही रखें, वो भी वही रखें, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो इस हमारी सियासत से बड़े होते हैं और उनको आना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, मुझे समझ नहीं आ रही, चले अगर हम गरूर का लफ्ज़ यूज़ ना भी करें, आपने जो एटीट्यूड प्रॉब्लम कहा, प्राइम मिनिस्टर को एटीट्यूड प्रॉब्लम किस चीज़ का है? 3 साल में किया क्या है इनकी गवर्नमेंट ने, जिसकी आज लोड शेडिंग हो रही है जिस तरीके से हो रही है, ये वर्स्ट लोड शेडिंग इस मुल्क में हो रही है, जो कि 3 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी, अवाम खुद कह रही है। इस मुल्क में कानून की बालादस्ती का जो आलम है वो आप जानते ही हैं। प्राइम मिनिस्टर कल कह चुके हैं कि जिस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती होती है वहाँ खुशहाली होती है। तो पाकिस्तान में तो फिलहाल खुशहाली नहीं है। ग्रोथ रेट भी नवाज शरीफ से पीछे नीचे गिरा, महंगाई भी ऊपर गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। तो इसका मतलब कानून की बालादस्ती बकौल प्राइम मिनिस्टर के इस मुल्क में नहीं है। तो किस चीज़ का एटीट्यूड है, और आपके ख्याल में अगर ये एटीट्यूड रखा जाएगा तो किस तरह अपोजिशन इनकी इंतखाबी इस्लाहात पे अब बात मान लेगी? वो भी फिर अड्डा लगाएंगे इनसे। देखिए, यही प्रॉब्लम है। मुझे लगता है ये कि वो फ्रॉम द डे वन, यही नहीं कि आप 2018 के इलेक्शन में जब वो बरसर इख्तिदार आए सिर्फ उसी वक्त, उससे पहले भी पिछली दोनों गवर्नमेंट्स जो रही उसके अंदर उनका यही रहा कि जी इनसे बात नहीं करनी, इनकी शक्ल नहीं देखनी, इनकी शक्ल बुरी लगती है, ख़राब लगती है, गलत लगती है, जो भी है। हालांकि माजी में वो इसका हिस्सा रहे, माजी में वो नवाज शरीफ के साथ अलायंस में भी रहे हैं, मुशर्रफ साहब के साथ भी अलायंस में रहे। आज तो उनको खैर खराब उनके मुतालिक बातें कर रहे हैं, लेकिन जी बातें कर रहे हैं। और जो उनके जिस वक्त वो अमेरिका के हवाले से ये बात कर रहे थे, तो मैं पीछे देख रहा था कि मुशर्रफ के ज़माने के बहुत से लोग पीछे बैठे हुए थे उनके। हाँ जी, जो उस वक्त मुशर्रफ साहब की उस पॉलिसी को सपोर्ट किया करते थे। इवन उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने सर वो ड्रोन पॉलिसी की हिमायत जारी रखी 5 साल जरदारी साहब के दौर में। जी कंटिन्यू सर।
जी हाँ, मुझे ये लगता है कामरान, मुझे ये लगता है कि इमरान, अगर आप कभी भी उनसे इंटरव्यू दोबारा करें, उनसे ज़रूर पूछिएगा। मुझे ये लगता है कि फ्रॉम हिज इनर वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ हैं। वो लगता ये कि या तो वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हक़ में, वन पार्टी रूल के हक़ में हैं। उसके मेरिट्स डीमेरिट्स हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन या तो वो खुलकर ये बात करें, वो कहें ये बात। ऐसा तो नहीं हो सकता जब भी पार्लियामेंट्री मजहर भाई, मैं आपको दिल की बात बताऊं वैसे अपनी, मुझे ये लगता है कि वो सऊदी सिस्टम चाहते हैं। मुझे ये लगता है सर वो कभी कम्युनिस्ट रशिया का भी पसंद है, तुर्की का भी पसंद है, यूरोप भी पसंद है, अमेरिका भी, बरतानिया भी। नहीं वो बरतानिया वगैरह किसी और वजह से पसंद है। रियासत भी मैं एक बात बताऊं कि वो यूरोप वगैरह किसी और वजह से पसंद है, लेकिन हुकूमत के लिए आई थिंक सऊदी अरब पसंद है। जी मजहर साहब। कामरान, जो भी पसंद है, आदमी को क्लियर होना चाहिए ना। आप कहें कि मुझे ये सिस्टम पसंद है, आप कहें कि मुझे ये पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं पसंद है, मैं इसका हिस्सा नहीं रहना चाहता, इससे मसाइल हल नहीं होते। वन शुड बी क्लियर। आप बिल्कुल खुलकर सामने आए ना, आप बताएं कि आपको कौन सा, अगर यही निज़ाम पसंद है आपको पार्लिमानी, तो फिर आपको अपोजिशन के साथ बैठना पड़ेगा। आपको कल आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि इंटरिम गवर्नमेंट कैसे बनेगी। कल आपको ये फैसला करने पड़ेगा नैब का चेयरमैन कौन होगा। जी बिल्कुल। कल आपको ये फैसला करने पड़ेगा इलेक्शन कमीशन वो होगा। तो या तो आप कहें कि मैं पार्लिमानी निज़ाम के ख़िलाफ़ हूँ, पार्लिमानी निज़ाम सही नहीं है, उसके आर्गूमेंट हो सकते हैं कि आप कहें कि नहीं, इस सिस्टम ने मुझे कुछ नहीं दिया। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इस सिस्टम का हिस्सा भी रहें, इस सिस्टम के खिलाफ भी हों, और इस सिस्टम में कोई रोल भी प्ले करने को तैयार नहीं। केसेस चल रहे हैं सर, इन केसेस में नवाज शरीफ को सजा हो, शहबाज शरीफ को सजा हो, जरदारी साहब को सजा हो, वो आप कानून को बेहतर बनाएं, इन सबको सजाएं दिलवाएं। लेकिन अगर वो जब तक वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, तो लीडर ऑफ द हाउस शुड टॉक टू द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कुछ इश्यूज के ऊपर। कल खुदा ना खास्ता मुल्क पर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, क्या आप ऑपोजिशन से बात नहीं करेंगे? बिल्कुल ठीक सर, खड़े हो जाएंगे सर। ये आपका पॉइंट आ गया। आप पॉलिटिकल पार्टीज को, ये मेरा ख्याल है इमरान खान को थोड़ा सा सोचना चाहिए। बिल्कुल सही जी। रऊफ भाई, प्राइम मिनिस्टर सोचेंगे इनसिक्योरिटी क्या है? लास्ट इलेक्शन में नवाज शरीफ जेल में था, आप इलेक्शन आप जीत गए, मरीम नवाज भी जेल में थी, जरदारी साहब वैसे ही बीमार हैं। तो मैं तो समझता था कि कि प्राइम मिनिस्टर एक बड़े स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का रखते हैं, दिल जिगर। उनको इस चीज़ की क्या इनसिक्योरिटी है कि ये लोग पॉलिटिक्स में ना रहे? अगर ये होंगे नहीं तो फिर तो मैं स्वीप ही करूंगा, वन विकेट मैच जिसे कहते हैं। क्या इशू की प्रॉब्लम क्या है आपके नज़दीक? आपने मेरा ख्याल है वो बड़ी अहम बात की थी, मैं वहाँ से ज़रा इसको पिक करता हूँ कि वो क्या चाहते हैं पाकिस्तान में, कि किस तरह की उनकी हुकूमत हो। आपने सऊदी मॉडल की बात की, वो साथ में चाइनीज़ मॉडल भी उनको पसंद है। दो मॉडल ज़्यादा पसंद हैं। हाँ जी। बाकी के तो रेफरेंसेस देते रहते हैं ना कि फ़लाँ फ़लाँ, उन्हें असल में उनके उनके जो अंदर है वो दो मॉडल्स हैं। वो एक उसका डिक्टेटरशिप वाला मॉडल है, जैसे सऊदी मॉडल है कि शहज़ादा है, क्राउन प्रिंस है, किसी को जरूरत ही नहीं होती कि उनको क्वेश्चन कर सके, सवाल कर सके। लेकिन फिर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको सऊदी मॉडल पसंद है जहाँ पे जरूरत ही नहीं होती किसी को सवाल करने की, जो चाहें वो उसके तहत सजाएं दें, तो जनाब वहाँ पे उन्होंने जो आप फिर सऊदी अरेबिया के सिस्टम के ज़रिए ऊपर आए ना, फिर आपको जरूरत होती है वहाँ पे कि आप उस पर आके क्राउन प्रिंस पे आप उस पर तनकीद करके दिखाएं, या तनकीद करने वालों का क्या हाल होता है। अब शहजादा बिन वलीद ये तलाल जो थे, तो क्राउन प्रिंस तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होंगे ना यार इस सिस्टम में। आप भी बहुत ही सादा है यार रऊफ भाई, वो क्राउन प्रिंस तो फिर वो होंगे। हाँ जी। अगर सऊदी अरेबिया में होते इमरान खान साहब और सियासत को जॉइन करना होता तो क्या हशर होता है इनका, तसव्वुर करें। अगर चाइना में वो खड़े होते और चाइनीज़ की वहाँ पे रूलिंग पार्टी पे इसी तरह तकरीरें करते जैसे नवाज शरीफ या बेनजीर भुट्टो पे या जरदारी पे करते थे, इजाजत ही नहीं है चाइना में वहाँ पे आके पोलिट ब्यूरो पे या किसी पे नहीं। अगर इन्होंने नीचे से ऊपर ही आना था ना, सिस्टम के जरिए आते ना, चाइनीज सिस्टम के जरिए या सऊदीज के जरिए। तो जरा तसव्वुर करें वहाँ पे सऊदीज में शहजादों के साथ क्या किया गया और वहाँ पे डिसेंट के। लेकिन रऊफ भाई मुझे एक बात और बताएं, मुझे सर एक और बात बताएं कि इन्होंने 3 साल में बेसिकली सवाए एहतसाब का नारा लगाने के, वो भी बड़ा सिलेक्टिव है, जागीर तरीन पे आके वो ठुस हो जाता है, किया क्या है? और प्राइम मिनिस्टर खुद भी कह रहे हैं कि कानून की जहाँ बालादस्ती ना हो वहाँ खुशहाली नहीं होती, तो हम क्या समझे? जी, आपको उन्होंने उस्मान बुजदार दिया, अभी तक आप उनसे खुश नहीं है, मतलब ये तो ना शुक्री वाली बात है। उन्होंने 3 सालों में आपको ये मैं भूल गया। उन्होंने आपको
हाँ भूल गए थे आप, उन्होंने 12 से ज़्यादा उन्होंने आपको स्कैंडल दिए, कौन सा ऐसा और कौन सा वजीर जो है उनका उसमें स्कैंडल में इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने जो गुफ्तगू में वो ये माजी में करते थे पोजीशन में, उसका टोटल उलट आके उन्होंने चीज़ें की हैं यहाँ पे। सो इमरान खान साहब की ये 3 साल हैं, बड़ा दुख होता है सम टाइम, ज़्यादा उनका टाक का दौर रहा है, कोई आपको सब्सटेंशियल चीज़ें जो हैं उनको नज़र नहीं, बड़े बड़े बिग सेठों को उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है, 2000 बिलियन रुपीज़ उन्होंने आपके सामने सेठों को दिए, एक्सपोर्टर्स को दिए और लोगों को दिए। अच्छा, फिर हमें यह भी कहा जाता है कि आप लोग टैक्स नहीं देते। एक एक चिप्स जो खाने, जब बच्चे चिप्स जो खाएं, माचिस की डब्बी लें, पानी की बोतल लें, आप टैक्स देते हैं। लोगों से टैक्स लेने के बाद भी हुकूमतें हमें कहती हैं कि आप लोग हमें टैक्स नहीं देते। और ये मोस्टली बड़ी पावरफुल लोगों का, आज वो बात कर रहे थे ना एलीट कैप्चर की, इमरान खान साहब की हुकूमत को अगर याद रखा जाएगा तो एलीट कैप्चर के हवाले से याद रखा जाएगा कि जितने पावरफुल लोग हैं, अब सेठ देख रहे हैं, बिल्डर्स देख लें, माफियाज देख लें, सब के सब जो हैं वो कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे बैठ के चीज़ें करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही। और इसमें जो मेरे लिए थोड़ी सी उसकी दुख की बात है कि पार्लियामेंट्री जो ये सिस्टम है, इसको इमरान खान साहब जो है इसको वीक कर रहे हैं, और इसका नुकसान जो है ना ओवरऑल, ये मैं समझता हूँ ये बहुत सारे लोगों को होगा। और लास्टली आज उन्होंने नहा जाके वो मोदी साहब को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को वो फ़ोन भी करते हैं, आगे से वो नहीं उठाते, ये अलग चीज़ है, फ़ोन भी करते हैं, उनके साथ मैसेजेस भी एक्सचेंज होते हैं इस पे ट्विटर पे, खैर सगाली के, लेकिन अपनी पार्लियामेंट में अपनी पार्टीज़ के साथ बैठ के वो बात नहीं कर सकते, ब्रीफिंग में शरीक नहीं हो सकते, डिस्कशन को नहीं आके कर बिल्कुल सकते। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं एक बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। मैं एक ब्रेक के बाद भट्टी साहब के पास आऊँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा कि अगले 2 साल जो है इस मुल्क में गुजरेंगे कैसे। ये तो टेम्पररी ट्रूस हुआ हुआ है कि जिस तरह रऊफ साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने शायद रिक्वेस्ट करके अपोजिशन से उनको एनआरओ दे के, ये मैंने कहा कि अपोजिशन पे बात नहीं की और तकरीर करी, लेकिन मामला तो बहुत है आगे। सबसे अहम तो इंतखाबी लेजिस्लेशन है, तो अगर यही माहौल चलता रहा तो इस मुल्क के अंदर नैब का चेयरमैन किस तरह बनेगा, क्योंकि वो भी अपोजिशन की मर्जी से, इलेक्शन कमीशन अपोजिशन की मर्जी से, आगे केयर टेकर सेटअप अपोजिशन की मर्जी से। अपोजिशन को तो वो समझते हैं वो है ही नहीं, और अगर है तो मैंने उसको डिलीट करना है मुबैना तौर पर। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। भट्टी साहब, ये वॉर ऑन टेरर पे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत बोले हैं, मुशर्रफ साहब का नाम लिए बगैर और कभी नाम लेके बहुत बोले। हालांकि उस वक्त वो उनको सपोर्ट कर रहे थे पहले 3 साल, ये उनके रेफरेंडम को भी सपोर्ट किया, तो आज वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इज्जत बेच दी मुशर्रफ साहब की पॉलिसीज़ ने। तो आज आपके ख्याल में इस पोजीशन में जो प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर नहीं है, तो ये आपके ख्याल में फॉरेन पॉलिसी चला कौन रहा है? हमारी इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, प्राइम मिनिस्टर ही ये सारे फैसले कर रहे हैं ये जो हमें नज़र आ रहे हैं? नहीं, देखिए ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि मिल के इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों मिल के कर रहे हैं। बहुत सारे मामलात पर जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी काम कर रही है और वज़ीर-ए-आज़म को पता है, और ये हकीकत है कि कोई ऐसी बात नहीं होती कि जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब को आगाह ना किया जाए या वज़ीर-ए-आज़म साहब का इनपुट ना लिया जाए। और बहुत सारे मामलात जिसमें जैसे शाह महमूद कुरैशी का बयान था, जैसे कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में आना है या नहीं आना, ना आना गलती, आ गया गलती, फलाना ये वो, जो सारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ब्लंडर्स मारे थे उनका भी वो सफाई हुई। वही ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट मुल्कों में पहले जाके इनके यानी सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, UAE हो गया, अमेरिका हो गया, बरतानिया हो गया, वहाँ भी पहले जाके इनके लिए ग्राउंड हमवार करना, तो ये तो अच्छी बात है। अल्लाह करे अगली हुकूमत भी ऐसे ही दोनों इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मिलकर अगली हुकूमत भी करें और वो ये भी करें और ये ऐसे हो। लेकिन इशू बुनियादी तौर पे ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का जैसे मज़हर भाई ने कहा है कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिन पे उनको अपोजिशन के साथ बैठना पड़ेगा। 2 साल अभी रहते हैं, आप अभी से इलेक्शन मोड में आ गए, आप करें। इसमें कोई शक नहीं कि हमें एहतसाब पर जो उन्होंने पहली तकरीर की थी कि एहतसाब घर से शुरू होगा, वो नहीं हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि एहतसाब पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसमें कोई शक नहीं कि एहतसाब पर बहुत सारी बातें अगर मगर हैं, मगर इस निज़ाम में, इस मुल्क में इतनी ताकत नहीं रही कि वो किसी बड़े को अकाउंटेबल कर सके। वो जहांगीर तरीन हो, वो नवाज शरीफ हो, वो आसफ़ अली ज़रदारी हो, वो आज़म सवाती हो, वो साईं बुज़दार हो, वो असद उमर हो, वो रज़ाक दाऊद हो, वो निजी बिजली घर डाके वाले हों, वो आटा गंदम वाले हों, वो चीनी वाले हों, कुछ भी नहीं कर सकते।
रिपोर्ट्स अब बनेगी, इंक्वायरियाँ होंगी, इंक्वायरियाँ पब्लिक होंगी, इंक्वायरियाँ पब्लिक होने के बाद क्या होगा, हम सारे ढोल पीटेंगे, उसके बाद अगला स्कैंडल, उसके बाद अगला स्कैंडल। किधर गया ये आखिरी स्कैंडल, रिंग रोड जो स्कैंडल था वो किधर गया, कि क्या हुआ, वो क्या बना? कुछ भी नहीं होना। ये नवाज शरीफ साहब या हाउस ऑफ शरीफ या जरदारी साहब ये बड़े लोग हैं, इनसे छोटे बी ग्रेड और उसके बाद सी ग्रेड, उनका भी कुछ नहीं होना। इस निज़ाम में इतनी ताकत नहीं है। निज़ाम इंसाफ में अदालतें कहती हैं ठीक है सर कि फलां को गिरफ्तार करने से पहले फलां से दो जुमले, फलां को गिरफ्तार करने से पहले उनको 10 दिन पहले बताया जाए। सुबह जाते हैं, दोपहर FIA ने भी कह दिया जहांगीर तरीन को घर की बेस कि हम बता देंगे आपको, घर की बेसमेंट में जमानतें मिल जाती हैं। सही, आप सही कह रहे हैं। मचल के जमा ना कराएं, जमानतें मिल जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। वो एहतसाब बैंकिंग का जहांगीर तरीन के मामले में जज तब्दील हो गया। उन्होंने अदालत में कहा हमें गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, DGFIA चेंज हो गया। सर ये आपका पॉइंट आ गया, मेरे साथ ही रहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली जफर आ गए, तो कुछ भी नहीं होगा। सही है। रऊफ भाई, आपके ख्याल में 2 साल बाद जो इलेक्शन होने जा रहा है, इमरान खान साहब के पास देने के लिए क्या है अवाम को बताने के लिए? नवाज शरीफ साहब के पास क्या है, वो तो वैसे ही बाहर बैठे हैं। पीपल्स पार्टी के पास क्या, अगर आप ताराना जायजा ले लें इसका ब्रीफली? मेरा ख्याल है कि मुझे लग रहा है कामरान, आई डोंट नो, कि इमरान खान साहब जैसे इलेक्शन की तैयारी कर रहे हों और उन्हें ये सूट भी करता है कि 2023 की बजाय इलेक्शन जो है ना 2022 में किया जाए। आप उनकी देख लेना, बॉडी लैंग्वेज देख लें, या जिस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं, जिस तरह के अग्रेसिव उन्होंने पॉलिसी और उन्होंने अपना टेनर उन्होंने रख लिया। क्योंकि एक ये भी कहा जा सकता है कि इस वक्त आप देख लें कि नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, वो वापस नहीं आ रहे। इसके बाद मरियम नवाज साहबा हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। सो PML नवाज जो है, अगर जल्दी इलेक्शन होते हैं तो वो मेरा ख्याल पोजीशन में नहीं होगी कोई टफ कोई फाइट दे सके PMA इनको इमरान खान साहब को, स्पेशली जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ उन पर पूरी तरह पे उन्होंने रखा हुआ है। और देख लें आसिफ अली जरदारी साहब जो है, पंजाब में उनकी प्रेजेंस नहीं है। सो इमरान खान साहब के लिए एक बड़ी आइडियल सिचुएशन हो सकती है कि वो अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएँ। अगरचे तारीखी तौर पर हम देखें, जिन्होंने भी आके अर्ली इलेक्शन करे, भुट्टो साहब ने एक मेरा ख्याल करवाया था 76 में जो हुए थे, उसके नतायज कोई इतने अच्छे नहीं निकले थे, अगर 77 वाले जो थे। उसके बाद कोई पावर में पार्टी वापस तो नहीं आई। लेकिन रऊफ भाई, इमरान खान के मुकाबले में है कौन? नवाज शरीफ वैसे ही बाहर है, पीपल्स पार्टी सिंध की पार्टी है कौन मुकाबले में? मैं इसलिए कह रहा हूँ, और दूसरी क्योंकि इस वक्त उनके एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई है। बहुत सारे ब्लंडर्स अगर हुकूमत मार भी रही है, जस्ट आप तसव्वुर करें, जो मैंने कहा कि नवाज शरीफ या गिलानी या कोई और वज़ीर आज़म होता, वो ना बैठा होता तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने कितना बड़ा उन्होंने रिएक्शन देना था। बल्कि मीडिया में बहुत सारी उन्होंने चीज़ें जो हैं वो होनी थी, यहाँ पे आनी थी, ये बताने के लिए कि देखें ये लोग जो है ना ये जमहूरियत को सीरियस लेते हैं। इमरान खान साहब इस मामले में वो बड़े लकी हैं कि उन्हें आके जिस तरह के स्टेप्स लेते हैं, जिस तरह के फैसले वो करते हैं, और इतना उन्होंने अपने आप को दूर रखा हुआ। इसका थोड़ा सा नुकसान भी है वैसे में हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अगर देखा जाए, कि कल को लोग ये समझते हैं कि सारे फैसले जो है ना वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट करती है। सो उसके जितने भी उसके नेगेटिव, उसके बाज़ दफ़ा अगर कंसिक्वेंसेस कोई निकलते हैं तो उनको ब्रांट लेना पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टीज फिर उन पर डायरेक्ट अटैक करते हैं। सर ये आपका पॉइंट आ गया, ये बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल सर। फजल रहमान साहब है, सो इमरान खान साहब को सूट करता है, उनको सूट करता है कि एस्टेब्लिशमेंट कोई जिम्मेदारी खुद ना लें, तो वो जो उसके कंसीक्वेंसेस हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, कोई जिम्मेदारी। मजर अब्बास साहब, अगर जल्दी इलेक्शन हो जाता है, जिस तरह रऊफ साहब कह रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज लग रहा है प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर के पास देने को क्या है अवाम को कि इस बेस पे उनको दोबारा इलेक्ट किया जाए, अगर 1 साल में भी इलेक्शन हो जाता है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मुझे डाउट है कि इलेक्शंस पहले होंगे। मेरे ख्याल में चंद माह पहले हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता, या तो बाय द एंड ऑफ 2022 या इन द मिडल ऑफ 2023। हर सूरत में आपने ज़ाहिर है एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। मेरा ख्याल है इमरान खान एक मरतबा फिर जो है वो स्लोगन्स पे जाएंगे, और ये जाएंगे कि उस वक्त तक उनको उम्मीद है, उस वक्त तक कि शहबाज शरीफ का भी फ़ैसला हो जाएगा, नवाज़ शरीफ की भी अपील ऑलरेडी डिसमिस हो गई है, मरियम नवाज़ का भी फ़ैसला हो जाएगा, जरदारी साहब का भी फ़ैसला। और अगर ये फ़ैसले हो गए और ये फ़ैसले इन लोगों के ख़िलाफ़ हुए, तो इमरान खान साहब के पास एक स्ट्रॉन्ग बयानिया ये होगा कि देखें मैंने इन बड़ों को सजाएं दिलवा दी। लेकिन मदर साहब, इससे पहले भी नवाज शरीफ कन्विक्टेड थे, जेल के अंदर थे, फिर भी पंजाब में हारे हैं, PTI हारी है, मेजॉरिटी सीट्स इनकी थी, नून लीग की। मैं तो उससे हट के बात कर रहा हूँ ना। मैं तो कह रहा हूँ इमरान खान का बयानिया ये होगा कि मैंने जो आपसे वादा किया था कि मैं इनको सजाएं दिलवाऊंगा, वो मैंने सजाएं दिलवा दी। वो उनका ये होगा।
अगला इलेक्शन जो है, अगला जो इलेक्शन है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के 10 सालों का नहीं होगा। अगला इलेक्शन होगा इमरान खान के 5 सालों का। बिल्कुल कि 5 साल में आपने मुझे क्या दिया, ये पॉइंट, ये इमरान खान के लिए सबसे बड़ा टास्क है ये। और पंजाब, देखिए पंजाब की पॉलिटिक्स, क्योंकि अगला इलेक्शन जो होगा वो दरअसल पंजाब में ही होगा। खैबर पख्तूनख्वा में मुझे इमरान खान को बहुत बड़ा थ्रेट नहीं नज़र आता। सिंध में जो मेरा ख्याल है सिंध के शहरी इलाकों में पीटीआई को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन बदर साहब ये न्यूट्रल सेटअप का मामला हल तो नहीं होगा, क्योंकि ऑपोजिशन तो इनको नहीं मान रही, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इनको नहीं मान रहे, तो ये सेटअप तो नहीं, ये तो मामला हल नहीं होगा। ये एक बड़ा, जी बिल्कुल ये बड़ा एक इशू बनेगा। लेकिन चूंकि जो 18वीं तरमीम में जो तरामीम, सर मुझे सॉरी एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमें लेफ्टिनेंट कर्नल उस्मान ज़िया साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। एक ब्रेक लूंगा। लेफ्टिनेंट कर्नल उस्मान ज़िया, डिप्टी डायरेक्टर आईटी एनसीओसी, बहुत वार्म वेलकम आपको। एनसीओसी ने बड़ा कमाल काम किया है कोरोना के अंदर। हमें कर्नल साहब जरा ये बताइए कि ये जो डिजिटल नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम है ये है क्या और क्यों डेवलप किया आप लोगों ने? जी थैंक यू वेरी मच कामरान साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये फर्स्ट वेव का इख्तिताम हुआ था लास्ट ईयर, तो उस वक्त ही अंदाज़ा किया जा चुका था कि वैक्सीनेशन के बगैर और लार्ज स्केल वैक्सीनेशन के बगैर इस बीमारी का खात्मा मुमकिन नहीं है। तो लास्ट ईयर ही, पिछले साल ही अक्टूबर के अंदर ही एनसीओसी के अंदर हमने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था कि हम एक ऐसा निज़ाम लेके आएँ जो कि एक शफाफ, एक मुनसिफाना और एक दुरुस्त तरीके से तमाम पाकिस्तानी अवाम तक ये वैक्सीन पहुँचा सके। सही। उसके लिए सर हमने सबसे पहले तो अपने तमाम पार्टनर्स को इंगेज किया, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, EPI, सबसे इम्पॉर्टेंट नादरा, PTA और तमाम टेलकोस। तो ये किस तरह वर्कआउट और मकसद ये था कि हम एग्जिस्टिंग, सर जहाँ तक कामरान साहब हमारा एक्सपीरियंस है, ये एक पेंडेमिक जो है ये एक लर्निंग कर्व है तमाम लोगों के लिए। सही। और आप इस निज़ाम को चलते हुए अगर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जिस खूबसूरती से ये निज़ाम इस वक्त चल रहा है, तो ये तमाम इदारे 24 घंटे आपस में नहायत ही कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे हैं। और ये पूरा सिस्टम जो है, जिसमें इन्वेंट्री पूरी की पूरी EPI देख रही है, वो सारा का सारा निज़ाम उनका चल रहा है। सही है। वैक्सीनेशन का सारा अमल जो है वो नादरा देख रही है, और ये रोज़ाना की बुनियाद पे इनकी आपस में सर्विसेज इंटरेक्ट कर रही हैं और ये सीमलेसली आपस में इंटीग्रेटेड हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ ये 2 इदारे ही नहीं, इन इदारों के साथ मुंसलिक हैं तमाम प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट। अच्छा। तो हमने प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लिया, और इस वक्त सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, जिनको ट्रेनिंग दी गई नादरा और EPI के लोगों के थ्रू। अच्छा कर्नल साहब, और अब ये जो वैक्सीनेशन है इसका बड़ा प्रॉब्लम ये शुरू हो गया कि वैक्सीन में भी अब फाइजर जो है वो दुनिया जहान में एक्नॉलेज की जा रही है, चाइनीज और रशियन की उस तरह एक्नॉलेजमेंट नहीं है। तो लोग आपसे जब आप मैसेज करते हैं लोगों को इस डिजिटल सिस्टम के थ्रू, तो आप ये भी बताते हैं कौन सी वैक्सीन लग रही है? लोगों को पूछना पड़ता है या बस वहाँ आते हैं तो वॉक इन में फैसला होता है कौन सी लगा रहे हैं? जी कामरान साहब, ये फ़ैसला वॉक इन के वक्त ही किया जा सकता है, क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई, जिस तरह के आपको अंदाज़ा है कि जब लोग मैसेज करते हैं तो वो किसी भी सेंटर में जा सकते हैं, उनके पास चॉइस है, वो किसी भी सेंटर में जा सकते हैं और जाके वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। लेकिन हमने ये वहाँ पे अपने तमाम वैक्सीनेशन सेंटर को प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू उनको हिदायत दी गई हैं कि वो सिटीजन्स को बताएं कि वहाँ पे उनको कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है, और अगर सिटीजन को कोई इसमें दिक्कत महसूस होती है तो वहाँ पे अपनी वैक्सीन के मुतालिक आगाही। अच्छा कर्नल साहब, ये जो सऊदी अरब के लिए, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बताएं आप बताएं। मैं सर ये बताना चाहूँगा कि देखें, तमाम इदारे इस वक्त ये जो इंटरनेशनली जो सो कॉल्ड रिस्ट्रिक्शंस अभी लग रही हैं, लेकिन हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, ये तमाम के तमाम इंटरनेशनल इदारों से इस वक्त डायलॉग के अंदर मौजूद हैं, और WHO की अप्रूव्ड वैक्सीनेशन की वैक्सीन्स की एक्सेप्टेबिलिटी को इस वक्त हम प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो साइनोफार्म, साइनोवैक, बिल्कुल ठीक है। मुझे एक बात बताइए कि ये सऊदी अरब के लिए गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जो लोग सऊदी अरब के एम्प्लॉई हैं और वापस जाना चाहते हैं उनको फाइजर लगाई जाएगी, क्योंकि वो एक्नॉलेज। तो ये उसके लिए क्या प्रोसेस होता है कि इंसान अपना बस सऊदी अरब का वीज़ा लेके आपके पास आ जाए, या वो आपको पहले इन्फॉर्म करे फाइजर आप लोगों ने रखी हुई है, या किस तरह होता है? इन्फॉर्म किस तरह किया जाता है कि जिन्होंने बाहर जाके फाइजर लेनी है और गवर्नमेंट ने अलाउ भी कर दिया है?
जी, उसके सिलसिले में यही निज़ाम बताया गया है कि जिनके पास वर्क वीज़ा है वो सेंटर पे जाके अपना वर्क वीज़ा, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दें वहाँ पे सेंटर के लोगों को। अच्छा। वहाँ पे जो सेंटर के इंचार्ज हैं या जो वैक्सीनेशन स्टाफ है वो उनको फैसिलिटेट करेगा अगर उनके पास वो वैक्सीन मौजूद है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता जाऊँ कि हुकूमत ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इस वक्त NDMA की मदद से तमाम वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ इस वक्त नेगोशिएशन स्टार्ट की हुई हैं गुज़िश्ता 2 माह से, और हम ये तमाम वैक्सीन की सप्लाई को अच्छा कर्नल साहब, कोशिश कर रहे हैं प्लीज कि ये भी अगले बताइए, चंद माह के अंदर ये तमाम बिल्कुल वैक्सीन ठीक है। वाफिर मकदार ये में बताइए, available वैक्सीन सर्टिफिकेट आप किस तरह एक्नॉलेज होता है इंटरनेशनली, या यहाँ से कुछ सिस्टम बनाया हुआ है आपने, अगर बाहर कोई बंदा चला गया वो अपनी वैक्सीन का सर्टिफिकेट यहाँ का एक्नॉलेज कराना उसने? जी 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 बिल्कुल। कामरान साहब, जब हमने सिस्टम का बनाने का अमल स्टार्ट किया था तो उसी वक्त ही हमने ये बात को मलूज़ खातिर रखा था कि तमाम इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर सकें। तो जब निम्स को डिप्लॉय किया गया, नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम को, तो साथ ही वैक्सीन सर्टिफिकेट की जनरेशन का अमल भी स्टार्ट कर दिया गया था। ये वैक्सीन सर्टिफिकेट इंटरनेशनली वेरीफाइबल है। इसकी वेरिफिकेशन के लिए भी हम एक पोर्टल लॉन्च कर चुके हैं जो निम्स की वेबसाइट है। निम्स वक्त खत्म हो गया है कर्नल साहब, लेकिन मैं एक सवाल और पूछ लूंगा कि ये निम्स जो है ये कोविड के बाद भी कोई खुदा ना खास्ता वबाई मर्ज है उसके लिए काम करेगा या बस कोविड के लिए था ये? जी कामरान साहब, ये एक जेनेरिक सिस्टम है जो किसी भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और नादरा का MOU भी। बहुत शुक्रिया सर, वक्त खत्म हो गया था फिर भी मैंने सवाल पूछ लिया। व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था, मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत।